एक बार कंफर्म कर दीजिए हमें कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आगे बढ़ें। बाबलू यादव हैं। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे, अगर आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है तो फिर रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पता चलता है कि भाई लाइव चल गया आधा घंटा, फिर पता चलता है कि जो आवाज़ें नहीं आ रहा है, तो कभी बुझाता है कि मुंह बुझा रहा है तो बोर्ड नहीं बुझा रहा है, बोर्ड बुझा रहा है तो मुंह नहीं बुझा रहा है, समस्या हो जाता है। इसलिए थोड़ा आप लोगों से एक बार हम अगर जान लें कि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर अपने रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। लोग जी हैं कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। एक मिनट। चलिए, इस प्रकार से प्रत्येक दिन क्लास शुरू करते हैं, उसी प्रकार से आज भी शुरू करेंगे। और जहाँ तक कल पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे आज। कोनो नवका गप तो है नहीं, कहीं पंखा चला लिया जाए मेरे ख्याल से। ठीक है। इस प्रकार से हम प्रत्येक दिन पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन सी क्लास की हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा बाद में जुड़ते हैं क्लास में तो उनको पता नहीं चल पाता है कि भाई कौन क्लास का है। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देना चाहेंगे कि वो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और किसका पढ़ रहे हैं, तो 12th का पढ़ रहे हैं। ठीक है। और चैप्टर की अगर बात कर लें तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है। यानी कि मोटा मोटी अगर बात कर लें तो एक आकर भाई हैं कह रहे हैं जो, नहीं नहीं हन कोनो बात नहीं है, चलिए क्लास टाइम पर ही है, 5 में 10 मिनट इधर उधर है ठीक है। चलिए, तो बात ये कर रहे थे कि हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के नाम के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे। चैप्टर का नाम क्या है बुआ? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग को पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे। चैप्टर तो परसों स्टार्ट हुआ था, लेकिन कल भी हम क्या किए थे कि एक बार शुरू से उसको रिवीजन करवा दिए थे। मोटा मोटी अगर बात कर लें तो यानी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जिसका हम लोग अध्ययन किए थे, एक बार हम थोड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि घर पर कितना आप पढ़ते हैं ये बताने की आवश्यकता है नहीं। तो एक बार थोड़ा हम उल्टा पुल्टा देते हैं इधर से उधर। ठीक है। सबसे पहले वो इस चैप्टर में हम लोग स्वास्थ्य की जानकारी लिए थे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य की मापदंड क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी ले चुके थे। दूसरा टॉपिक की बात करें तो हम लोग देखे थे कि स्वास्थ्य की निर्भरता क्या होती है, स्वास्थ्य की निर्भरता क्या होती है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग देखे थे कि रोग क्या होता है। ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग देखे थे रोगजनक कारक के बारे में जाने थे। उसके बाद देखे थे हम लोग रोग के प्रकार के बारे में जाने थे। देखिए इसके दो प्रकार के बारे में जाने थे, यानी कि दो आधार पर हमने रोगों को बांटा था। ठीक है। इसमें एक प्रकार यह कह सकते हैं या फिर एक आधार कह सकते हैं। एक आधार यह था कि रोगों को हम लोग किसके आधार पर बांट रहे थे बुआ? एक था उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। और दूसरा क्या था रोग को बांटने का? दूसरा था संक्रमण के आधार पर। ठीक है। मोटा मोटी इतनी टॉपिक की जानकारी हम लोग कर लिए थे। कल और कुछ जानकारी लिए थे, थोड़ा एक बार बता दीजिए आप लोग। कोई और टॉपिक था कल या फिर हो गया इतना ही टॉपिक था कि रोग के प्रकार के बारे में बस हम लोग जाने थे? जी जी, नहीं नहीं थोड़ा हम यही पूछना चाह रहे हैं कि कल जो हम लोग पढ़े थे तो केवल इतना ही चीज के बारे में जानकारी लिए थे या फिर कुछ और था? ठीक ठीक। तो हम लोग यह देखे थे, जब से सबसे पहला चैप्टर टॉपिक देखे था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में हम लोग यह देखे थे कि किसी व्यक्ति में
कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से ठीक हो तथा इसके साथ ही साथ अगर वह व्यक्ति रोग मुक्त है तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य की निर्भरता की बात कर लें, इसमें हम लोग यह देखे थे कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। हाँ, एक रितेश जी कह रहे रोग के कारण के बारे में जाने थे, रोग के कारण के बारे में जाने थे, ठीक है। ये 3 चीजों पर निर्भर करती है स्वास्थ्य की किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य जो होती है आमतौर पर 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला बात हम लोग देखे थे कि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वह कैसा होगा, वह डिपेंड करता है कि उनके अनुवांशिकी पर। दूसरा बात अगर हम लोग देख लें तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य मुख्य रूप से संक्रमण पर निर्भर करती है, और यह कैसे निर्भर करता है, इस तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग कल ले चुके थे, परसों ले चुके थे, काफ़ी विस्तार से लिए हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वो वीडियो पहले देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आवे। उसके बाद स्वास्थ्य की निर्भरता में ही एक टॉपिक और था, जीवन शैली के बारे में हम लोग देखे थे, यानी कि आमतौर पर बात करें तो दिनचर्या के बारे में देखे थे कि आपका दिनचर्या भी, आपका रूटीन भी यह तय करता है कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से होगा। उसके बाद रोग के बारे में हम लोग जाने थे, ऐसा कारक जो क्या करता है वो रोग उत्पन्न करता है, उसको हम लोग रोगजनक कारक कहते हैं। रोगजनक कारक आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक कारक की बात कर लें तो आमतौर पर इसमें सजीव कारक आते हैं जैसे कि सूक्ष्मजीव, और अजैविक कारक की बात कर लें तो उसमें आमतौर पर निर्जीव पदार्थ आते हैं जैसे कि धूलकण है मान लीजिए, या किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का नाम हम लोग इसमें ले सकते हैं। वहीं अगर रोग की प्रकार की बात कर लें तो रोग जो होते हैं वो आमतौर पर कितने प्रकार के होंगे, यह निर्भर करता है कि रोगों को हम किस आधार पर बांट रहे हैं। हो सकता है मे बी कि कुछ लोगों को समझ में ना आवे, क्योंकि ये पिछले क्लास की चीज़ें हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है। आज का टॉपिक अभी हम स्टार्ट किए नहीं है, ये तो थोड़ा बैक वाला फ्लैश बैक है, तो इसीलिए थोड़ा इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो रोग की प्रकार की अगर बात करते हैं कि रोग कितने प्रकार का होगा, तो यह निर्भर करता है कि वह किस आधार पर हम उसको बांट रहे हैं। पहला आधार होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग देखे थे कि रोग 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखे थे कि एक जन्मजात रोग होता है, एक उपार्जित रोग होता है। अगर जन्मजात रोग की बात कर लें तो वैसा रोग जो जन्म से होता है उसको जन्मजात समझ में आ रहा है। एक मिनट, कहीं डाटा कहीं ज्यादा ले रहा है। हाँ हाँ, वो धुंधला दिखाई दे रहा था, उसका कारण था धुंधला दिखाई देने का, ठीक है। हाँ हाँ, नेटवर्क यहीं से प्रॉब्लम था, आपके यहाँ से प्रॉब्लम नहीं था, यहीं से प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए, तो ये देख रहे थे रोग के, अब नहीं होगा। रोग के प्रकार में देखे थे, अगर संक्रमण को आधार मान करके अगर मान लीजिए कि रोगों को हम लोग बांटते हैं तो उसमें हम आमतौर पर हम लोग देखे थे कि 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है फैलने वाला और एक होता है नहीं फैलने वाला रोग। फैलने वाला रोग वैसा रोग जिसको संक्रामक रोग भी कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं या फैल जाते हैं, उसको हम लोग संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। जबकि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उसको हम लोग कहते हैं असंक्रामक रोग। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये पिछली चीजें थी, उसमें विशेष मत्था लगाने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद अगर बात कर ले रोग के कारण के बारे में, ठीक है, अगर रोग की कारण की बात कर लें कि रोग क्यों होता है किसी व्यक्ति में, तो इसमें हम लोग देखे थे कि आप लोगों का भी कुछ हम विचार लिए थे, आप लोग का भी कुछ कुछ कहना था कि भाई रोग इस कारण से होता है। हाँ, लेकिन एक हम लोग एवरेज, एक ऐसे कह सकते हैं कि एक नॉर्मल मापदंड ले लिए थे, एवरेज मापदंड लिए थे, जो कि अक्सर लोगों में कॉमन देखने को मिलता है। कॉमन मापदंड लिए थे जिसमें देखे थे हम लोग उनका खान पान कैसा होगा, दूषित भोजन, दूषित जल के कारण भी रोग होता है मान लीजिए। उसके बाद हम लोग देखे थे दिनचर्या को उसमें इंक्लूड किए थे। उसके बाद उसमें वातावरण को इंक्लूड किए थे। यानी कि यह कुछ तमाम 5 कारण लिए थे हम लोग, जो कि किसी कहीं ना कहीं रोग के कारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो पिछली चीजें थी, अब आते हैं मुद्दा पर, ठीक है। इसको कहीं मिटा देते हैं। इस पॉइंट में यानी कितना तक में सभी लोग पढ़ चुके हैं, इतना तक में समझने में किसी भी बालक या बालिका को कहीं पर दिक्कत है तो थोड़ा बताया जाए। इसको समझने में किसी बालक या बालिका को कहीं पर समस्या है तो थोड़ा बताइए, और अगर नहीं समस्या है तो आगे बढ़ा जाएगा। नहीं समझे बातों को, अगर यानी कि जितना टॉपिक यहाँ पर हम लिखे हैं भाई, उसको समझने में अगर किसी प्रकार की समस्या है आपको तो आप बता सकते हैं। नहीं समस्या है तो फिर आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग।
DWG अंकुश हैं, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है चलिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं दिक्कत है तो ठीक। ये पिछला चीज सब था, इसमें उतना मत्था लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, जैसे हम लोग देखे थे कि रोगजनक कारक के बारे में, रोगजनक कारक क्या होता है, एक बार हल्का सा बैक जाएंगे। रोगजनक कारक के बारे में, इसके बारे में हम लोग यह देखे थे रोगजनक कारक में आमतौर पर कि वैसा कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कारक कहते हैं। यानी कि जिससे रोग होता है, नॉर्मली आप इतना ध्यान में रख सकते हैं, जो रोग उत्पन्न करता है या जिससे रोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कारक कहते हैं। रोगजनक कारक की श्रेणी में आमतौर पर ठीक है ठीक है, रोगजनक कारक की श्रेणी में आमतौर पर हम लोग देखे थे कि दो तरह के कारक थे, इसमें कुछ सजीव भी था और कुछ निर्जीव भी था। यानी मोटा मोटी बात कर ले बुआ तो रोगजनक कारक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैविक कारक और दूसरा क्या होता है बुआ, अजैविक कारक। ठीक है, अगर जैविक कारक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए तो जैविक कारक की श्रेणी में सामान्य रूप से क्या आते हैं, सजीव। जबकि अजैविक कारक की बात कर लें तो अजैविक कारक की श्रेणी में सामान्य रूप से क्या आते हैं, निर्जीव। बात समझ में आ रही है या फिर यहां तक में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता सकते हैं, बात समझे या नहीं समझे। रोगजनक कारक की अगर हम बात कर लेते हैं तो रोगजनक कारक कितने प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। यानी कि कुछ सजीव भी ऐसे होते हैं जो हमारे आपके शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात कर लें तो एग्जाम्पल में सीधे एक लाइन में हम लोग कह देंगे, एक शब्द कह देंगे सूक्ष्म जीव। अगर सूक्ष्म जीव कह देते हैं तो उतना से भी आपका काम चल जाएगा। सूक्ष्म जीव जैसे कि वो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अगर वहीं अजैविक कारक में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं एक पर एक लुम्हा सब है, ठीक 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 चलिए, एक से एक कार्टून सब है, खैर नहीं कोनो बात। हम्म, चलिए चलिए, तो ये क्या कह रहे थे, वहीं अजैविक कारक की अगर बात कर लें तो अजैविक कारक में कुछ निर्जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं, वो मान लीजिए एग्जाम्पल में कह सकते हैं धूल कण, रासायनिक पदार्थ, ये तमाम तरह की जो भी चीजें होगी वह किस में आएगा, अजैविक कारक की श्रेणी में आएगा। बात समझ में आ रही है। अब जो हम लोग जानेंगे, अभी मुख्य रूप से यह जानेंगे कि जैविक कारक से जो रोग हो रहे हैं उसमें बारी बारी से हम लोग को जानना है कि आखिर जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। मोटा मोटी हमारा बात समझे, अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि रोगजनक कारक तो आप समझ चुके हैं कि रोगजनक कारक क्या होता है, वैसा कारक जो क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक कारक कहते हैं। अब आपको यह जानना है कि रोगजनक कारक में जो जैविक कारक थे, यानी कि जो सजीव थे जिनसे रोग हो रहा था, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, सूक्ष्म जीव को आमतौर पर लेते एग्जाम्पल के रूप में, उसमें हम लोग को यह देखना है कि जैसे कि जीवाणु है तो जीवाणु से कौन कौन सा रोग होगा, विषाणु से कौन कौन सा रोग होगा, कवक से कौन कौन सा रोग होगा, इस तरीके से प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होगा, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वह यह देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वह कैसे फैलता है। बात समझ रहे हैं, उस रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में अभी हम लोग जानकारी लेते हैं। यानी कि बात समझ चुके हैं ना कि क्या पढ़ रहे हैं हम, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे आएंगे, बात बुझे। रोगजनक कारक में जैविक कारक को समझते हुए, जैविक कारक मोटा मोटी बात का सजीव को समझते हुए, सूक्ष्म जीव को समझते हुए, जो जीवाणुओं से होने वाले रोग थे उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। एक कुमार अमरजीत करके बालक हैं, शायद अभी जुड़े हैं,
ठीक है, चलिए आभार है आपका। हम इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग दीजिए, या अगर आप लोग कॉपी रखे हुए हैं तो बेहतर है, और नहीं रखे हुए हैं तो और भी बेहतर है। ठीक है, यानी अब हम लोग देखते हैं बुआ कि जीवाणुओं से होने वाले रोग। याद रखिएगा, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जीवाणु जनित रोग। प्रमुख जीवाणु जनित रोग। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देगा, पूछता भी है 2 मार्क में, कि जीवाणु जनित रोग के बारे में बताइए। क्या ऐसे पूछेगा आपसे 2 मार्क में क्वेश्चन कि जीवाणु जनित रोग से आप क्या समझते हैं, एक जीवाणु जनित रोग का उदाहरण दें। या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि जीवाणु जनित रोग क्या है, एक जीवाणु जनित रोग का कारण, लक्षण, रोकथाम के बारे में बतावे। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनावे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका परिभाषा रटते हैं, इसका परिभाषा याद करते हैं, लेकिन याद करने वाला चीज है नॉर्मल है भाई। इसमें नॉर्मली हम लोग एक लाइन में कह देंगे कि वैसा रोग जो किससे होता है, जीवाणु से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। अब बात इसमें कोनो बड़का हाथी घोड़ा था। जीवाणु जनित रोग को समझने के लिए नॉर्मली हम एक लाइन में अगर कह दें कि वैसा रोग जो जीवाणु से होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीवाणु जनित रोग कहते हैं, तो नॉर्मली, हाँ हाँ, नॉर्मली एक लाइन में भी अगर हम कह देंगे ना कि वैसा रोग जो जीवाणु से होता है उसको जीवाणु जनित रोग कहते हैं, इसमें भी कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका परिभाषा रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन याद आपको करना नहीं है। बायोलॉजी को झेलना नहीं है, बायोलॉजी से खेलना है, बार बार हम कह रहे हैं, ठीक है ना। उसको झेलना ही नहीं है महाराज, क्या है नहीं है, फालतू में क्या है उस पर मत्था लगा रहे हैं आप। एक लाइन में कह देंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि विषाणु जनित रोग किसे कहेंगे, एक लाइन में कह देंगे कि वैसा रोग जो किससे होता है बुआ, विषाणु से होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषाणु जनित रोग कहेंगे। यहाँ तक में डाउट क्लियर है। तो अब हम लोग यह देखते हैं कुछ प्रमुख जीवाणु जनित रोग के बारे में, यानी कि कुछ वैसे रोगों के बारे में हम लोग जानेंगे जो जीवाणु से होगा। जीवाणु को अंग्रेजी में समझ रहे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। तो कन्फ्यूज जाइएगा नहीं कि वायरस कुछ अलग चीज होता है, विषाणु कुछ अलग चीज होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं बार बार जीवाणु जीवाणु जीवाणु। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बैक्टीरिया शब्द भी कहीं ना कहीं उनके जेहन में होगा, उनको याद होगा कि बैक्टीरिया कुछ होता है, कुछ ऐसा जीव होता है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन अभी जो हम बार बार जीवाणु कर रहे हैं तो उनको यह लग रहा है कि बैक्टीरिया कुछ अलग होता। बैक्टीरिया तो पहला बात माइंड में आया ही नहीं होगा, उनको लग रहा होगा कि जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक अलग जीव है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। आप सुने होंगे इससे पहले भी नाम बैक्टीरिया का नाम। तो उसी बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। और जीवाणु से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक बीमारी का नाम लेते हैं, ठीक है, कोलेरा। कोलेरा, इसको हैजा भी कहते हैं। ठीक है, एक बीमारी हम लोग लेते हैं कोलेरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, हैजा, हैजा भी कहते हैं। अब बारी बारी से इसमें हम लोग को एक फर्मा याद रखना पड़ता है। फर्मा मतलब समझ रहे हैं, एक फर्मा है जिसके तहत हर एक बीमारी को आपको याद करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है कि उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसी फर्मा के अनुरूप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और उसी फर्मा के अनुरूप आपको जवाब भी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, ये तो हो गया रोग का नाम। यहीं पर अगर हम लोग कर दें कि रोगजनक कारक, रोगजनक कारक। अब जैसे कोलेरा तो हो गया रोग का नाम, अब यहां पर हम लोग दे दिए हैं रोगजनक कारक, यानी कि इस कोलेरा के लिए रोगजनक कारक कौन है, यानी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो कोलेरा को उत्पन्न करते हैं। यहां पर आपको सिंपली याद रखना है विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोलेराई। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए कि ये तो रोग का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद रोगजनक कारक का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यह पढ़ेंगे, इसी में एक पॉइंट दे देंगे हम लोग, फैलने के तरीके, फैलने के तरीके।
यानी कि यह जो विब्रियो कोलेराई है, यह कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कैसे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में यह कोलेरा रोग कहें या फिर हैजा रोग कहें या उत्पन्न कर देता है। और कोलेरा और हैजा का नाम इससे पहले भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे। अगर कभी आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठे होंगे, तो अपने दादी के पास, अपने दादा के पास अगर आप बैठे होंगे, तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप कोलेरा और हैजा आपसे अपरिचित नहीं होगा, आप इससे परिचित होंगे और इसके बारे में बखूबी आप जानते भी होंगे कि कोलेरा क्या होता है, हैजा क्या होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप विब्रियो कोलेराई पहली बार सुन रहे हैं, ये बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, कोलेरा के बारे में, हैजा के बारे में। पहले जमाना में क्या होता था बुआ, कोलेरा और हैजा एक ही चीज है। कोलेरा सब में, हैजा सब में गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लोग मर जाते थे, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते थे, और लोग क्या करते थे बुआ, पलायन कर जाते थे। आपको ऐसा सुनने को मिला होगा कि आपके परबाबा कहीं और रहते थे, बाबा कहीं आकर के बस गए, पिताजी वहां, हम लोग वहीं पर ग्रोथ किए, वहीं पर विकास किए। इस तरीका से आप लोग जरूर सुने होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर एक व्यक्ति को हुआ, उस व्यक्ति के संपर्क में दूसरा व्यक्ति गया, वह भी ग्रस्त। जैसे कि कोरोना वाला में हम आप देखते थे, कोरोना का हालात से तो आप लोग जरूर वाकिफ होंगे। जैसे देखते होंगे अपने घर परिवार के आदमी जो है, जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनसे दूरी बना लिए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था, उन्हें इस बात का डर था कि अगर उस रोगी के संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उनमें भी यह रोग होने की संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार से यह भी था, कोलेरा भी था, हैजा भी था। लोगों को यह नहीं पता था कि यह बीमारी फैलता आखिर कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कैसे होता है, जिसकी वजह से होता क्या था कि गांव के गांव लोग इस रोग के चपेट में आ जाते थे और गांव के गांव लोग साफ हो जाते थे, खत्म हो जाते थे इस बीमारी से। समय बीतता गया, विश्वास बढ़ता गया और लोगों ने इसके फैलने के तरीके के बारे में पता किया कि आखिर यह जो रोग है यह कैसे फैलता है। इसमें नॉर्मली आपको इतना ध्यान रखना है कि इस रोग के फैलने का जो तरीका है केवल एकमात्र चीज है, और वह है बुआ दूषित भोजन एवं दूषित जल। यह जो कोलेरा है यह कैसे फैलता है? दूषित भोजन और दूषित जल से। आमतौर पर यह रोग जो है या बीमारी जो है उस समय में देखने को मिलता है, यह हैजा जो है उस समय में देखने को अधिकांश तौर पर मिलता है जब बाढ़ आया। जैसे कि मान लीजिए हमारे आपके क्षेत्र में ही बाढ़ आता है, बाढ़ आया और बाढ़ चला गया, उसके जस्ट बाद जो है इस बीमारी सबके होने का संभावना काफी अधिक हो जाता है, क्योंकि जितना भी चापाकल था उसमें बाढ़ का पानी चला जाता है, वही पानी लोग बिना शुद्ध किए हुए पीते हैं। बाढ़ की स्थिति में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ की स्थिति में पेयजल का यानी कि पीने लायक पानी का काफी अभाव रहता है, यानी हम तो कह सकते हैं ना के बराबर मिलता है पीने लायक पानी। लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोगों को पीने लायक पानी, स्वच्छ पानी कह सकते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें बाढ़ के पानी का सहारा लेना पड़ता है जीवन जीने के लिए, जो कहीं ना कहीं इस रोग के लिए काफी जिम्मेदार कारक है। तो आमतौर पर यह जो रोग है हैजा या कोलेरा कह सकते हैं, यह बाढ़ के समय में अधिकांश देखने को मिलता है। पहले बाढ़ भी अधिक आया करता था, जगह जगह पे नदियों पे बांध नहीं थे, बांध नहीं होने की वजह से, रोड नहीं होने की वजह से नदियों में जैसे पानी आया वैसे गांवों में घुस गया। अब हम आप क्या किए हैं कि नदियों को कहाँ पानी कितना छोड़ना है हर एक चीज पर हम आप नियंत्रण कर लिए हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ से बचने का अनेक उपाय भी हम आप ढूंढ चुके हैं। बाढ़ आएगा तो हम लोग किस तरीके से किसी ऊंचे स्थान पर कैसे जाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था कैसे होगी, सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भोजन कहाँ से मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां कह सकते हैं, या स्वास्थ्य संबंधी जो भी मेडिकल किट हैं या दवाइयां हैं वह कैसे हम तक बाढ़ राहत कैंप तक पहुंच पाएगी। ये तमाम तरह की ऐसे एफर्टेज हैं या कह सकते हैं ऐसी कदम हैं इस क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं लोगों को कोलेरा से या हैजा से ग्रसित होने से बचाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि इसके लक्षण की बात कर लें कि कोलेरा और हैजा का क्या लक्षण होता है, इसकी क्या मान लीजिए कि सिम्टम्स होते हैं, इसके कुछ खास लक्षण है नहीं। इसके लक्षण में
नॉर्मली जो आपको देखने को मिलेगा वह यह मिलेगा। डायरिया का मतलब समझ रहे हैं? डायरिया का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसके लक्षण में आप ऐसे समझिए कि पहला एक में कि पतला पैखाना होना, पतला पैखाना होना। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं बुआ? कमजोरी महसूस होना, कमजोरी। तीसरा क्या कह सकते हैं? पानी की कमी होना, पानी की कमी होना। और चौथा उल्टी का होना। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कोलेरा के अगर लक्षण की चर्चा कर लें तो कोलेरा के लक्षण में आमतौर पर जो आपको देखने को मिलता है वह यह है कि रोगी में पतला पैखाना होना, अरे जिसको पेट खराबी कहते हैं, हाइयर लेवल का पेट खराबी हो जाता है लगातार, मतलब रद्दस पकड़ लेता है। गांव घर में सुने होंगे रद्दस पकड़ना। रद मतलब होता है उल्टी, दस्त मतलब पतला पैखाना। नहीं, गांव घर में कहते हैं बहुत सारे लोग कि रद्दस पकड़े हुआ था, रद्दस के कारण वो आदमी मर गया। वो क्या था? रद्दस वाला कोलेरा था। क्या था वो? हैजा था। दोनों एक ही चीज है। रद दस्त का मतलब ये होता है, रद मतलब उल्टी होना, दस्त मतलब पतला पैखाना होना। बात समझ रहे हैं? यानी कि कोलेरा का एकमात्र लक्षण आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि पतला पैखाना होना और बार बार उल्टी का होना। मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी खा रहा है नीचे से जो बाहर आ रहा है रहा है, ऊपर से भी जो बचा खुचा जो भी है वो भी ऊपर से भी बाहर आ रहा है। तो आप आमतौर पर अगर आपको भी कभी ना कभी मान लीजिए कि इसका आप शिकार हुए होंगे, कोलेरा का शिकार नहीं कर सकते हैं लेकिन डायरिया का शिकार जरूर हुए होंगे, पतली पैखाना होना, तो ऐसी स्थिति में आप यह देखते होंगे कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, गला सूखने लगता है, ओठ सूखने लगता है। अगर मतलब मान लीजिए कि डायरिया में अगर कोई पेशेंट है, पतला पैखाना बार बार चल रहा था, वैसी स्थिति में अगर वैसे पेशेंट को देखते हो स्लाइनिंग करना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है, और देख अगर तुरंत रिकवरी चाहते हैं तो, नहीं समझे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि पतला पैखाना अगर हम ही को हो रहा है तो देखते होंगे 2-3 दिन तक तो होश नहीं होने देता है। लेकिन जो काम काज वाले आदमी हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जिनको एक दिन नहीं बनेगा अगर काम नहीं करेंगे तो। भाई एक मध्यवर्गीय परिवार में हम लोग का ऐसा चलता है सिस्टम, मान लीजिए कि डेली खाना पड़ता है, डेली कमाइए डेली खाइए। तो वैसी स्थिति में अगर एक दिन भी घर बैठ जाए आदमी तो फिर कहाँ से परिवार चलेगा? तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोग डायरिया के शिकार होते हैं, जिन्हें पतला पैखाना चल रहा है और अपने बॉडी का तुरंत रिकवरी चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं हम एनर्जेटिक महसूस करें, तुरंत चाहते हैं हम ठीक अच्छा महसूस करें, तो वैसी स्थिति में लोग स्लाइनिंग करवाते हैं, पानी चढ़वाते हैं। आमतौर पर आप भी देखते होंगे, मान लीजिए कि स्लाइनिंग होता है। आप समझ रहे हैं? तो नॉर्मली आपको इतना ही समझना है कि कोलेरा में या हैजा में अगर किसी व्यक्ति को तुरंत रिकवरी चाहिए हो अपने बॉडी का, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? सलाइनिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा हम लोग जैसे पानी की कमी हुआ तो कमजोरी तो स्वाभाविक सी बातें हैं भाई, उल्टी होना, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि भूख कम लगना, नींद कम आना, ये तमाम तरह के जो लक्षण है, कुछ कुछ लक्षण हम लोग कह देंगे। इस यहाँ तक समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर यहीं पर वो हम इसका रोकथाम अगर पूछ दें आपसे तो इसका रोकथाम क्या हो जाएगा कोलेरा का? कोई लोग थोड़ा बताइए, कोलेरा का रोकथाम क्या हो जाएगा? कोलेरा के थोड़ा रोकथाम के बारे में हमको बताइएगा, इसका रोकथाम क्या होगा? कोई लोग, कोई बच्चा ऐसा है जो बता सकते हैं कि कोलेरा के रोकथाम के बारे में? एक अमरजीत कुमार है, कह रहे हैं सिर दर्द करना। हाँ, ये सब कॉमन लक्षण है कुछ जो आप कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर। राकेश यादव कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई राकेश जी, लेकिन आप हमको थोड़ा ये बता दीजिए कि का हम रोकथाम पूछ रहे हैं तो तुम यहाँ कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, रोकथाम बताइए थोड़ा। नहीं, थोड़ा आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इसका, कृष्णा कह रहे हैं दूषित भोजन, हम दूषित जल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक अनुराय हैं, शायद अभी जुड़े हैं।
विलंब से। रितेश जी हैं, दूषित भोजन और दूषित वाटर कह रहे हैं प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे बुआ, देखिए एक चीज यहाँ पर एक ट्रिक सीख लीजिए, कभी भी किसी बीमारी का नहीं, कोनो बीमारी का अगर आपसे जा रहे हैं, वो तो हम बतेबे करेंगे, अभी स्थिर से रहो, आता है लेट केवल वहां सब कहीं का, इधर देखो पहले जा रहे हैं वहां पर, किसी भी बीमारी का, ये नहीं कि कोलरे का, कोनो बीमारी का अगर रोकथाम आपसे पूछा जाए ना, तो जिस प्रकार से वो फैल रहा होगा ना, फैलने का जो तरीका होगा ना, उसका आप उल्टा लिख दीजिएगा, ठीक है, ये एक ट्रिक है, नहीं समझे बातों को। कभी भी अगर किसी रोग का आपको रोकथाम पूछा जा रहा हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि वह बीमारी कैसे फैला था उसका अगर उल्टा भी अगर आप मान लीजिए कि लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि देखिए यह जो कोलरा था कैसे फैल रहा था, वह दूषित भोजन और दूषित जल से फैल रहा था, तो रोकथाम में एक लाइन तो हम लोग जरूर लिख सकते हैं कि भाई इस रोग से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इस बीमारी से हम लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तो हमें कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, एक बार अब इसको फिर से थोड़ा समझिए। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सो देख लीजिए थोड़ा। टॉपिक क्या था अपना कि कुछ प्रमुख जीवाणु जनित रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अमन जी कह रहे हैं प्रदूषित जल एवं जल का, ठीक ठीक ठीक, प्रमुख जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ रहे थे, और यह अक्सर पूछता भी है कि जीवाणु जनित रोग क्या है। वैसी स्थिति में हम लोग कैसे इसका जवाब देते हैं, अगर पूछ दिया क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे एग्जाम एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तब आप लोग बेहतर से समझिएगा। और जो लोग लेट से आए हैं, घबराना नहीं है, इसी में मेकअप हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना है, हम कवर करते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, फिर कोलरा को समझते हैं एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यह है बुआ कि जीवाणु जनित रोग क्या है। एक जीवाणु जनित रोग का नाम, रोगजनक कारक, लक्षण, फैलने के तरीके एवं रोकथाम के बारे में बतावें। कितने लोगों से ही बन जाएगा, कितने लोगों से ही क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा एक बार कि जीवाणु जनित रोग क्या है, एक जीवाणु जनित रोग का नाम, रोगजनक कारक, लक्षण, फैलने के तरीके एवं रोकथाम के बारे में बताना है। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपसे बुआ 5 नंबर में पूछ दे, 5 मार्क में पूछ दिया, जिन लोगों से नहीं बनेगा घबराना नहीं है भाई, अभी अभी हम हैं ना, बता रहे हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है। पहले हमको ये बताइए ना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ही हो जाएगा, जिनसे नहीं होगा वो भी घबराइएगा नहीं, अभी हम बताने के लिए हैं, अभी बताएंगे हम। रितेश कुमार हैं कोई, कह रहे हैं जो हो जाएगा, अमन जी हैं कह रहे हैं बन जाएगा, चलिए ठीक है। और कोई बच्चा, प्रजापति अनीस हैं, बेचारा का कोई कमेंटे जो है सो लेट से पहुंचता है, कह रहे दूषित भोजन का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है चलिए। एक श्रवण कुमार यादव हैं, कह रहे हैं हमसे हो जाएगा, चलिए ठीक है फिर। हाँ हाँ, ये 5 नंबर में अगर मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि जीवाणु जनित रोग क्या है, एक जीवाणु जनित रोग का नाम और उसके रोगजनक कारक, लक्षण, फैलने के तरीके, रोकथाम के बारे में बताइए, तो हाँ हो जाना चाहिए, ठीक है चलिए। अब यहाँ पर पॉइंट यह उठता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे कैसे, इस तरीका से जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन याद आपको करना नहीं है, ये तो बात हम बताइए दिए हैं आपको। रवि कुमार कह रहे हैं नो सर, ठीक ठीक ठीक। एक रविराज पटेल हैं, कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा सर, हम ज्वाइन अभी क्लास ज्वाइन किए हैं। हाँ घबराइए नहीं, रवि राज पटेल जी, पटेल भाई बता रहे हैं इसको, हम अभी जस्ट बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बच्चे रटते हैं,
देखिए रटना तो हम लोग को है नहीं, क्योंकि हम लोग का टैगलाइन है कि झेलना नहीं है, बायोलॉजी से खेलना है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे इसका जवाब दे पाएंगे? देखिए अब यहाँ ये वाला जो ये क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या है बुआ कि जीवाणु जनित रोग क्या है, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। अब इस पार्ट का जवाब तो हम लोग को आता ही है। अब यहाँ पर जीवाणु जनित ना पूछ करके अगर पूछ दे मान लीजिए कि विषाणु जनित रोग क्या है, तो हम लोग क्या इसका जवाब देंगे? वैसा रोग जो विषाणु से होता है। यहाँ पूछ दिया जीवाणु जनित रोग क्या है, क्या लिखेंगे बुआ? वैसा रोग जो किससे होता है, जीवाणु से होता है, उसको जीवाणु जनित रोग कहते हैं। अब कह रहा है कि एक जीवाणु जनित रोग का नाम बताइए। अब ये पढ़े हैं कोलेरा, जिसको हैजा भी कहते हैं, उसी के रोगजनक कारक के बारे में लिख देंगे, उसी के लक्षण के बारे में लिख देंगे, उसी के फैलने के तरीके के बारे में लिख देंगे, और उसी के रोकथाम के बारे में लिख देंगे, और 5 नंबर उठा करके वहां से हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अश्लोक बाबा हैं, कह रहे हैं कि लेट हैं सर। अश्लोक बाबा जी आप लेट हैं, चलिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ तो लिख देंगे उत्तर में, उत्तर दे करके पहले जीवाणु जनित रोग का परिभाषा दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे रोग का नाम, फिर रोगजनक कारक, उस तरीका से। यानी कि यहाँ पर किसके बारे में, हैजा के बारे में लिख करके हम लोग को आना था। एक बार थोड़ा हैजा को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इस क्वेश्चन को चाहें तो आप लिख सकते हैं कहीं पर, ठीक है। यही क्वेश्चन आप देंगे बनाने के लिए, इसको लिख लीजिए थोड़ा। यही क्वेश्चन आपको घर से बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जो लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे नंबर चल रहा है पट्टी पर, उस पर अपना नाम और अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। आपके पास एक लिंक जाएगा, उसके थ्रू ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और बना करके भेजिएगा। इसी सवाल को आज भेजना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कोलेरा के बारे में और हैजा के बारे में। कोलेरा यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, हैजा भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को जानना था, पढ़ना था। अब देखिए कोलेरा जो है क्या है, एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, यानी कि यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रोग का नाम में, तो यही लिख देंगे। दूसरा होगा बुआ, इसी में पॉइंट में हम लोग लिखेंगे रोगजनक कारक। यह किससे होगा, रोगजनक कारक इसका, यानी कि कोलेरा जो है, कोलेरा कौन उत्पन्न करता है? तभी हम लोग देखे थे विब्रियो, नहीं पहले इसको ऐसे समझिए आप। कोलेरा कौन उत्पन्न करता है बुआ? जीवाणु। कौन जीवाणु उत्पन्न करता है, यानी कौन बैक्टीरिया उत्पन्न करता है? तो उसको हम लोग कहते हैं बुआ विब्रियो कोलेराई, ठीक है, विब्रियो कोलेराई। अब यहां पर हम लोग, हाँ हाँ हाँ, अब हम लोग को यह देखना है कि कोलेरा का जो है सो फैलने का क्या तरीका है, फैलने के तरीके के बारे में। कोलेरा कैसे फैलता है, इसमें हम लोग यह देखे थे कि भाई यह जो रोग है वह दूषित भोजन एवं दूषित जल के द्वारा यह रोग होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। उसके बाद इसके हम लोग किसके बारे में देखे थे बुआ? लक्षण के बारे में। तो लक्षण हम लोग क्या क्या देखे हैं? पहला लक्षण देखे हैं पतला पैखाना होना, ठीक है। अगर पतला पैखाना होगा किसी व्यक्ति को, तो शरीर में पानी की कमी तो होबे करेगी, तो लिख देंगे दो में, शरीर में पानी की कमी होना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से में पानी की कमी हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कमजोर हो जाएगा आदमी, तो लिख देंगे कि भाई कमजोरी महसूस होना। बात समझ में आ रहा है? एक हर्ष कुमार है, करें एड्स के बारे में कितना लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए, अब इसी पर ही कुछ सुन जाएगा, आप लोग कहिएगा कि जो सर को बोलने नहीं आता है। अभी बताइए कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोलेरा के बारे में, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये पूछ रहा है एड्स के बारे में, जो कि एक वायरस से होने वाला रोग है। अभी तक मैं कहीं पर भी एड्स का हम एक बार नाम नहीं लिए होंगे आज के क्लास में।
मतलब गजब है महाराज कि जो हम बता रहे हैं वो तो समझ में आता नहीं है, हम जो नहीं बताते हैं वो कैसे समझ में आ जाता है, हमको समझ में सो नहीं आता है। गजब है महाराज कहीं का। मतलब इसका मतलब है कि जो है सो माइंड कंसंट्रेट नहीं रहता है एक जगह पर, क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब नहीं बनता है सब चीज का। खैर चलिए। अच्छा चल रहा है, हाँ। तो क्या बोले बुआ, सबसे पहले बोले हैं पतला पैखाना होना, तो पतला पैखाना होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, शरीर में जखनते पानी की कमी होगी तो कमजोरी तो महसूस होबे करेगा। और जब कमजोरी महसूस होगा मान लीजिए, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि वह उसको भोजन का रुचि भी नहीं धरता है, भूख भी नहीं लगता है। तो लिख देंगे 4 नंबर में भूख में कमी होना। 5 में लिख देंगे बुआ क्या चीज, उल्टी उसको बार बार होता है, उस व्यक्ति को बार बार उल्टी का शिकायत होगा। बात समझ में आ रही है। ये तमाम क्या था बुआ इसका कोलरा का लक्षण था। यहाँ तक मैं कैसी पाया, कोई दिक्कत है तो बताइए थोड़ा। अब हमको एगो चीज और बताइए कि वहीं पर अगर मान लीजिए कि कोलरा का हम लोग अगर रोकथाम की चर्चा कर लें, कोलरा का रोकथाम क्या हो जाएगा। तो जिस तरीका से यह कोलरा, हर्ष कुमार कह रहे हैं सॉरी सर नहीं पूछेंगे आपसे। अरे पूछने के लिए दिक्कत नहीं है हर्ष भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप नहीं पूछिए, हम खुद कहते हैं आपको कि अगर कहीं पर दिक्कत है हम खुद समय देंगे आपको। आप उम्मीद करिए ना, कुछ भरोसा रखिए ना भाई। हम हम भी 17 से पढ़ा रहे हैं, शायद आप देखे होंगे उस पर लिखा होगा, वो देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन 2017 से हम भी पढ़ा रहे हैं। और अपने आप को हम यहाँ पर लेकर के नहीं पढ़ाते हैं, हम अपने आप को आंकते हैं कि अगर आपके जगह पर हम होते तो हमें कौन कौन सी समस्याएं आती, कौन कौन सा दिक्कत होता। वही दिक्कत आपके साथ भी हो रहा होगा ना, उतना ही चंचल स्वभाव तो आपका भी होगा ना। हाँ कुछ उम्र का फासला हो सकता है, तो अपने हिसाब से आपको हम संतुष्ट कर देंगे। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा आप हमको पहले पूरे पढ़ाने दीजिए। जैसे कोलरे के बारे में बहुत तरह के मन में क्वेश्चन उपक रहा था, इससे पहले आप लोगों को हम तमाम बिंदु पर जाएंगे। अगर बाय दबे मान लीजिए कि उस वह पॉइंट छूट गया है तो हम बाद में तो आपको फिर हम समय देते हैं कि बताइए कोलरा को समझने में किसी बच्चा बालक या बालिका को दिक्कत है तो आप बताइए, आप वहां पूछ लीजिएगा। लेकिन हम हमारा अपना पूर्ण भरोसा रहता है, उम्मीद हम यही करते हैं कि अगर हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहेगा पढ़ाने के बाद। इसीलिए चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, किसी भी टॉपिक को समाप्त करने के बाद ही हम बच्चा को यह मौका देते हैं कि अब आप पूछिए, बीच में आप मत पूछिए। डाइवर्ट हो जाते हैं, टीचर भी डाइवर्ट हो गए, बच्चा भी डाइवर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं उसको समझिए थोड़ा, हम क्या कह रहे हैं बातों को। तो जब हम पूरा कंटेंट आपको दे दें, हम खुद आपको मौका देते हैं ना कि आप पूछिए कहीं पर क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अभी बताइए अभी कितना फासला है। अभी हमारे पास एनसीईआरटी है बुआ, 1 मिनट, यहाँ एनसीईआरटी है ठीक है, ये किसी बच्चा का है किताब। हम चैप्टर नंबर 8 में जा रहे हैं, हिंदी मीडियम है थोड़ा। आज लिए थे ऑफलाइन क्लास में। 1 मिनट का हम समय लेंगे आपसे। हम्म, अभी हम लोग मानव में सामान्य रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं। अभी हम मानव में सामान्य रोग यही ना पढ़ रहे हैं, यहीं पर अभी हम हैं, ठीक है। अब यहीं पर रोगजनक कारक सबके बारे में जानकारी कुछ लेना था, यहीं पर अभी हम लोग हैं जीवाणु जनित रोग में। आप कहाँ से पूछे हैं पता है आपको, आपको नहीं पता होगा, है देख लीजिए। 1 मिनट, किताब फट भी ना जाए कहीं। हाँ, आप कहाँ से पूछे सो देख लीजिए। हम थे कहाँ पर, पेज नंबर 159 में, यहाँ पर सामान्य रोग में। और आप पूछे कहाँ से हैं सो देख लीजिए, देखते चलिएगा। यहाँ से पूछे हैं आप एड्स, एड्स आपको एक टॉपिक दिया गया है। बात समझ रहे हैं, आप कहाँ से पूछ दिए। सबका लिंक ना होता है कि किसके बाद क्या पढ़ना है, कौन कहाँ जाना। आप इसके लिए दिल पर नहीं लीजिएगा कि आपको हम इतना डांट रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं कि हर टॉपिक का लिंक होता है। अभी थे कहाँ पर, कितना नंबर, पेज नंबर पर आप पूछे आप कहाँ से। यही सब छोटी छोटी चीज होती है। आप तो काबिल आदमी हैं महाराज, बताइए आप ही जब ऐसे करिएगा तो और लोग क्या करेगा। आप तो होशगर आदमी हैं। खैर ठीक ठीक ठीक।
ठीक है, चलिए। तो हम अभी कह रहे थे कि कोलरा का यानी कि हैजा का रोकथाम हमको बताना है। मान लीजिए सरवन जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं भाई हम समझा रहे थे आपको, हम कहाँ डांट रहे हैं। हम नहीं समझाएंगे तो क्या समझाएगा दूसरा लोग। तो आप गलतियों करिएगा, दूसरा लोग कहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीनों को आदमी आपका अपना है, आप याद रखिएगा लाइफ में, माता पिता और एक जो सही शिक्षक होंगे सो। अब तो खैर सही शिक्षक खोजने पर भी बहुत कम ही मिलते हैं। हाँ, इसीलिए खैर उस सब पर उतना मत्था नहीं लगाना। हाँ, तो कह रहे थे कि कोलरा का रोकथाम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कभी भी किसी भी बीमारी का अगर रोकथाम आपको पूछा जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे बुआ, जो फैलने का तरीका होगा ना उसका उल्टा लिख दीजिएगा, तो वह क्या हो जाएगा, किसी भी बीमारी का रोकथाम। जैसे कोलरा फैल कैसे रहा था, दूषित भोजन और दूषित जल से। तो रोकथाम में क्या लिख देंगे भाई कि दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यही वही क्या हो जाएगा, कोलरा का रोकथाम। अब थोड़ा समझ लीजिए कोलरा को। कोलरा कुछ था नहीं। कोलरा के बारे में नॉर्मली हम लोग हाँ हाँ, कोलरा के बारे में नॉर्मली आपको आज की क्लास में तो केवल और केवल कोलरा के बारे में ही हम लोग जाने हैं। कोलरा के बारे में या हैजा के बारे में बात करें तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग बैक भी गए थे, बताए थे कि आप अपने दादा दादी के पास अगर बैठते होंगे, वैसे तो बैठना चाहिए आपको, अगर आप नहीं बैठते हैं तो ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। क्योंकि उनके पास जो अनुभव है ना वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, किसी विद्वान के पास नहीं मिलेगा। अनुभव एक अलग चीज़ें होती है, उनके पास बैठिए, विभिन्न तरह की ज्ञान नॉलेज आपको खुलेगा। ठीक है, खैर चलिए। तो उनके पास जब आप बैठते होंगे तो आपको शायद उनसे कुछ कहानियां सुनने को मिलता होगा, कुछ किस्सा इस तरीका से सुनने को मिलता होगा, पहले ज़माना में ऐसा था, ये था, वो था, इस तरीके से होता था। उनके पास जब या फिर अपने आप पूर्वजों के इतिहास के बारे में थोड़ा अगर हल्का हल्का डीपली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे दादा कहीं और रहते थे, हमारा गांव पुश्तैनी गांव कहीं और पर था। हाँ, अब आपके पिता बाबा क्या किए कि वह जगह छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर आ गए। इसका कारण में जाइएगा तो कारण पता चलेगा कि एक बार उस गांव में क्या हुआ था, एक बीमारी चला था जिसमें आधा गांव साफ हो गया था, आधा गांव खत्म हो गया था, आधा गांव मर गया था। उसमें बीमारी कौन सा था भाई, तो बीमारी का नाम था कोलरा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हैजा कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, हैजा होता कब है या कोलरा होता कब है। और हाँ, गांव के गांव साफ होने का कारण भी आप लोग को अभी हम बता दिए हैं। कारण यह था कि लोगों को यह नहीं पता था आखिर यह बीमारी फैलता कैसे है। जब तक लोग समझ पाते तब तक तो पूरा गांव साफ हो चुका होता था। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कोरोना की हालात में आप लोग तो खैर बड़े हो गए थे, आप लोग भी समझ रहे होंगे 2020 में किस तरीके से कोरोना ने तांडव मचाया था। और हम लोग जब तक कुछ समझ पाते कि यह कैसे फैलता है, इसको कैसे रोका जाता है, तब तक कितना लोग को मार चुका था कोरोना। सेम वही हाल था किसमें, कोलरा में। इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया था, आप लोग देखे होंगे। कोरोना में भी वही हालात हुआ था, लॉकडाउन लगा दिया गया था, आपदा के रूप में उसको घोषित कर दिया गया था। वही सेम चीज होता था कोलरा में या हैजा में कह सकते हैं। लोगों को यह पता ही नहीं था कि आखिर कोलरा फैलता कैसे, एक दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है, इसका लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, इस सब के बारे में कुछ जानकारियां नहीं थी। जिस तरीका से कोरोना में था, जब तक हम आप समझते कि इसका ये वैक्सीन है, इससे ऐसे बचना है, तब तक तो वो कितना लोगों को अपने आगोश में ले चुका था, कितना लोगों को वो मार चुका था। उसी प्रकार से था कोलरा, उसी प्रकार से था हैजा। सेम है दोनों चीजें। अब ये होता कब था भाई, इसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने बताया है। या थोड़ा अगर इस बीमारी के बैक में जाएं, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो पॉइंट सर 5 ही पॉइंट लिखे हैं, तो इतना गप क्यों दे रहे हैं, इतना किस्सा कहानी क्यों सुना रहे हैं। देखिए क्या है कि कभी कभी 5 नंबर में पूछ देगा कोलरा आपसे, तो 5 नंबर में इतना ही लिखने से 5 नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। ये 2 नंबर का पॉइंट अभी आपको हम बताए हैं। अभी जितना गप दे रहे हैं, गप नहीं है महाराज, यही लिखना है आपको सेंटर में। जैसे पूछ दिया कोलरा क्या है, इसके रोगजनक कारक के बारे में बताइए, इसके फैलने के तरीके के बारे में बताइए, इसके लक्षण के बारे में बताइए, इसके रोकथाम के बारे में बताइए, तो क्या लिखिएगा वहां पर। तो जितना चीजें आपको हम बता रहे हैं वह तमाम ऐसी पॉइंट है, ऐसी बिंदुएं हैं जिसको आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। यह रोग होता कब था, तो जैसे कि पहले अक्सर बाढ़ आ जाता था, बाढ़ सुखाड़ से लोग अक्सर ग्रसित रहते थे। तो बाढ़ आया तो चापाकल था पहले, हैंडपंप, कॉल जिसको कहते हैं। अब पानी जो है उस कॉल में भी चला गया, बाढ़ वाला पानी। अब बाढ़ का पानी कितना स्वच्छ होता है, कितना साफ होता है, यह बताने की हमको आवश्यकता नहीं है, आप लोग बखूबी जानते होंगे।
नहीं भी जानते होंगे, हो सकता है कि आप लोग अभी तक अपने उम्र में बाढ़ नहीं देखे होंगे। हाँ, 2007 का लगभग तो लोग तो देखे ही होंगे कुछ कुछ, या आप लोग बच्चे होंगे, बहुत छोटे होंगे, नहीं भी देखे होंगे, उसके बाद तो बाढ़ आया नहीं है। तो बाढ़ में क्या होता है कि शहरों से निकलने वाले जितने नाले हैं, जितने लोगों का शौचालय का टैंक का सफाई होता है, वो सब ना बह करके आ जाता है और सब ना चापाकल में चला गया। अब लोग वही पानी पीने को मजबूर हैं, पानी तो है नहीं, क्या करेंगे लोग, भोजन नहीं है, दूषित भोजन मिल रहा है, दूषित जल मिल रहा है। इस तमाम कारणों से क्या होता था, उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हम लोग अभी भी देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोग को कुछ कुछ याद है, जब बाढ़ आता है तो गांव की महिलाएं जो होती थी नहाने के लिए जाती थी बाढ़ में, और उस पानी को पी भी लेती थी। गंगा मैया है, जमुना मैया है, सरस्वती जी हैं। नॉर्मली हम, आप देखिए, हम किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप एक समझिए, आप एक साइंस के स्टूडेंट है, किसी भी चीज को साइंटिफिक ढंग से आपको समझना पड़ेगा, हवाई बात मत करिए। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं सिमरिया घाट का। गंगा नदी है, स्वच्छ पानी है, बेहतर पानी है, लेकिन उसमें दो किनारा है। गंगा जी के इस किनारा पर देखिए आप, वहीं पर लाश जलाया जा रहा है, मुर्दों को दफनाया जा रहा है, लोग शौचालय कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, इस तरफ लोग क्या कर रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। हम किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, आपकी भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लॉजिकल फैक्ट पर आप बात करिए। आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोगों को अंधविश्वास में डाल करके अपना वोट बटोरने का काम कर रही है, और लोग अंधविश्वास हैं। लोगों को आसानी से धर्म के नाम पर लड़ाया जा सकता है, जाति के नाम पर लड़ाया जा सकता है, और लड़ाया जाता है। अभी हम आप बटे हुए हैं किसके आधार पर, धर्म के नाम पर। और कोई थर्ड आदमी जिसको इस जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता का सुख भोग रहा है। लेकिन हमरे आपको जाति के नाम पर, धर्म के नाम, बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा है, अगर किसी देश में शासन करना हो, किसी देश का सत्ता पर काबिज पाना हो, तो वहां के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, क्योंकि यह एक ऐसा हथकंडा है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लोगों को आप क्या कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। और ऐसा होता भी है। लेकिन जब तक हम आप इस जाति धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया कहां से कहां गया, टेक्नोलॉजी कहां से कहां गया, लेकिन हम आप कहां हैं। हमरे आपको पुरानी सदी में ढकेला जा रहा है, ताकि जो कुछ चंद लोग हैं, कुछ बुद्धिमान लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज बने रहें। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया गया है, सपोज करिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है, लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है फिजिक्स, आपको पढ़ाया जा रहा है लैंग्वेज, लिटरेचर पेपर, अंग्रेजी। एक डॉक्टर को उससे कोई तालमेल नहीं है। अभी हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको भी पढ़ना पड़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, लेकिन फालतू का। अगर उसके बदला में ही बायोलॉजी का ही कुछ एडिशनल सिलेबस हमको पढ़ाया जाता, अभी हमारे अंदर कुछ और काबिलियत होती, लेकिन नहीं। उस एजुकेशन सिस्टम को उस तरीका से डिजाइन किया गया है कि आप मकड़ी के जाल के समान है, आप उसी में उलझ करके रह जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, बस घिसती पिटती अपना जिंदगी को खत्म कर लीजिए आप। खैर चलिए, विशेष मुद्दा पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे थे, हाँ, अंधविश्वास के कारण लोग क्या करते थे, उस पानी को पी जाते हैं, अभी भी पीते हैं। जिसे विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, जो अनेक रोगों का कहीं ना कहीं कारण बनता है। जैसे कि एक जीवाणु है जिसका नाम है विब्रियो कोलेराई। अगर वैसे पानी का आप सेवन करते हैं जिस पानी में विब्रियो कोलेराई है, तो आपको वो बीमारी होगा जिस बीमारी का नाम है कोलेरा और हैजा। दोनों एक ही चीज है, और लोग मजबूर थे उस पानी को पीने के लिए। लेकिन बाढ़ के समय में कहा जाता है कि उस पानी को हल्का गर्म करके पानी का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ऐसी परिस्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं जहां पर वह पानी पीना आपको मजबूरी है, आप पानी नहीं ला सकते हैं, आपके पास पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वैसी स्थिति में क्या करेंगे, प्यासे मर जाएंगे, जो पानी है उसी पानी का सेवन करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है, और ऐसा हम भी कह रहे हैं आपको, वैसी स्थिति में क्या करना है कि जो ही पानी है उस पानी को आप गर्म करके पीजिए, ताकि उसमें जो भी सूक्ष्म जीव हो वो क्या हो जाए, मर जाए। और ऐसा क्यों कहते हैं कि गर्म करके पानी पीना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, इसके पीछे क्या साइंस है। वही चीजें कर रहे हैं कि अगर आप वैसे पानी का सेवन करते हैं जिसमें विब्रियो कोलेराई है नामक का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो आप में एक बीमारी होने का संभावना बनता है, जिस बीमारी का नाम है कोलेरा। उस बीमारी के फैलता कैसे है वो,
वही पानी बताए हैं, वही भोजन बताए हैं। कैसे समझेंगे कि कोलरा है? अगर बाढ़ का समय हो, पतला पैखाना आपका चल रहा हो, बार बार आप पतला पतला पैखाना कर रहे हैं, बार बार आपको उल्टी की इच्छा हो रही है, उल्टी हो रहा है, तो सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बीमारी का पहला लक्षण यही है, पतला पैखाना होना, शरीर में पानी की कमी होना यानी कि डिहाइड्रेशन का शिकार होना। इसके अलावा कह सकते हैं कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, उल्टी होना। ये तमाम तरह के एक ऐसे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं कोलरा यानी कि हैजा की ओर इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि आप सतर्क हो जाएं। अरे चलिए चलिए चलिए। वहीं अगर मान लीजिए, अब अगर हम ये कह दें कि इस बीमारी का रोकथाम क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि कोलरा से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो बचने का सिंपल लॉजिक होता है किसी भी बीमारी का, ये नहीं कि हम कोलरे के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी रोग क्यों ना हो, उसके जो फैलने के तरीके होंगे, जिस तरीका से वो बीमारी फैल रहा होगा, उसका अगर आप उल्टा कर दें तो वह उस रोग का क्या हो जाएगा बुआ? रोकथाम हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। यानी कि जैसे यह रोग फैल कैसे रहा था, वही बाढ़ वाला पानी पीने से। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, बाढ़ वाला पानी नहीं पिएंगे, अगर पीना जरूरी है उस पानी को गर्म करके पिएंगे। बात समझ में आ रही है? ये इसका रोकथाम था। रोकथाम तो अनलिमिटेड डाटा होता है, इसमें कुछ आप लिख सकते हैं कि दूषित भोजन, दूषित जल का प्रयोग नहीं करेंगे, रोगी का समय समय पर देखभाल करेंगे, जिस व्यक्ति को यह रोग हो है उनमें हम लोग क्या करेंगे बुआ कि समय समय पर पानी का घोल देंगे, ओआरएस का घोल देंगे, घोल पिलाएंगे, नहीं चीनी का, नमक का, नींबू का गाड़ करके उसको समय समय पर ओआरएस का घोल पिलाते रहेंगे मान लीजिए। उसके बाद कह सकते हैं कि अगर इस रोग से किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो यही इसके रोकथाम के बारे में लिखेंगे। अब हमको बताइए, दीपक जी कह रहे हैं देखने के लिए थैंक्स सर। अबे क्या देखने के लिए थैंक्स तो हमको कह रहा है बे? एक रविराज पढ़ लेगा सर, नहाने से भी होगा? नहीं, नहाने से तो नहीं होगा। नहाने से दूसरी बीमारी होगा, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे त्वचा संबंधी रोग, वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पर शरीर में अंदर जाएगा तब होगा। अब हमको थोड़ा ये बताया जाए, आप लोग बताइए थोड़ा कि कोलरा से संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 5 नंबर में, सपोज करिए, इसको पहले मिटाते हैं। कितने लोगों से बन जाएगा? थोड़ा हमको बताइए कि जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर में पूछा गया है कि कोलरा क्या है, इसके रोगजनक कारक, फैलने के तरीके, लक्षण एवं रोकथाम के बारे में बतावें। 5 नंबरी है गुरु, तो मोटा मोटी 2.5 पन्ना तक लिखना पड़ेगा आपको। ये नहीं है 1.5 पन्ना। यह नहीं है कि 5 लाइन में लिख दीजिए काम तमाम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं होता है। कम से कम उसी प्रकार से पॉइंट बनेगा जैसे बताए हैं, रोगजनक कारक है उसके बारे में। अब कोलरा क्या है, जैसे कि उत्तर नंबर मान लीजिए, अब कोलरा लिख करके इसके बारे में जितना लेक्चर आपको बताए हैं उतना लेक्चर तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद लिखिएगा रोगजनक कारक, फिर लक्षण, फिर इस तरीका से। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे हो जाएगा ये? प्रजापति अनीस हैं, मोहम्मद हबीब हैं, रितेश जी हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए, और कोई ऐसे बच्चे? बाबा सुधीर हैं, ठीक। हर्ष कुमार हैं, ठीक है। और कोई बालक हैं जिनको दिक्कत उक्कत हो तो बताइए थोड़ा।
अगर किसी बालक को दिक्कत है तो थोड़ा बताया जाए। हो जाएगा सभी लोगों से, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दिक्कत है? पक जी हैं कोई कह रहे हैं जो 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, खुशी की बात है। और कोई बच्चा जिनको दिक्कत उक्कत है तो थोड़ा बताइए, या नहीं दिक्कत है भाई तो आई कह रहे हैं हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए। कोई ऐसा बालक नहीं ना है जिनको कोलरा समझ में नहीं आया हो? कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कोलरा समझ में नहीं आया है? राकेश यादव कह रहे हैं हम भी हैं, चलिए ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं वो नया बीमारी के साथ। मतलब हमको नहीं भाई नया बीमारी मतलब नया बीमारी पढ़ेंगे कल, हाँ। ऐसे ही कभी कभी बोला जाता है कि नया बीमारी के साथ तो लोग अलग सेंस में ले लेते हैं। कल नया बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं, इसको बना करके आप भेजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग हैं ग्रुप में ठीक है, जो लोग नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, एक नंबर देते हैं आपको। नंबर कुछ इस प्रकार से है: 74 62 95 83 43। क्या करना है इस नंबर पर? करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि अपना नाम और अपना एड्रेस भेज देना है। आपके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। इस सवाल को बना करके भेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भेजिएगा। ठीक है चलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टूट ड्रीम। नहीं ओरियाता है, नहीं समझे हम लोग बाहर बोर्ड के विद्यार्थी थे, हैं भी, तो थोड़ा नहीं ओरियाता है। खैर, मतलब इस सूट ड्रीम का मतलब होता है, आज तक समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आता है कि चिकन चिकन सपना देखना। आप लोग भी चिकन चिकन सपना देखिए, फूलों के सैया में हवा में उड़ते रहिए सपना में। हाँ, अगर कल फिर आइएगा इसी समय में 7 बजे, 7:05 10 तक हम लोग शुरू कर देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग